સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार, मैं आरजे पुजारी, कोऑर्डिनेशन हिंदी विषय में संधान के इस व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले साल की तरह इस साल भी हम हिंदी विषय के विविध विषयों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। पिछले साल हिंदी भाषा साहित्य से जुड़े कई पहलुओं को हमने जो है इस व्याख्यान माला के अंतर्गत संकलित किया था। इस साल भी हम हिंदी भाषा साहित्य व्याकरण समीक्षा आदि कई विषयों को ध्यान में रख कर के जो विषय के मुद्दे हमने चुने हैं वो सब पूरे साल आपके साथ हर गुरुवार 9 से 10 के बीच में यहाँ से प्रसारित करेंगे। इस व्याख्यान माला में जो भी विषय हमने पसंद किए हैं वो विषय पूरे गुजरात को ध्यान में रखकर हमने पसंद किए हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी, उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी, कच्छ भुज, सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, सभी यूनिवर्सिटियों के सिलेबस को हमने देखा, उसका अध्ययन किया। उस सिलेबस में हमने देखा कि जिन यूनिवर्सिटियों में जो जो विषय चल रहे हैं उन सभी का समावेश हो सके ऐसे विषय हमने चुने, ऐसे विषय हमने बनाए। कहानियों के क्षेत्र में तो कुछ चर्चित कहानियाँ हमने रखी। भाषा विज्ञान के लिए तो भाषा विज्ञान के 2-3 मुद्दे हमने रखे। उपन्यासों को हमने ध्यान में रखा। समीक्षा, व्याकरण, विमर्श जो आज के दौर में चल रहे हैं उन विमर्शों को भी मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ टॉपिक बनाए। एक नई चीज़ हमने शामिल की इस व्याख्यान माला में, हिंदी कथा साहित्य के आधार पर जो फिल्में बनी हैं उन पर भी एक व्याख्यान हमने रखा है। और उन फिल्मों के कैसे जब साहित्य की चीज़ें फिल्मों में जाती हैं तो उनमें क्या परिवर्तन होता है और कैसे चीज़ें बदलती हैं या कैसे और प्रभावशाली बनती हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने कई चीज़ें, लगभग 40 लेक्चर पूरे साल के दौरान जो हमने बनाए हैं उनमें यही कोशिश की है कि हर यूनिवर्सिटी में जो भी सिलेबस चलता है उस सिलेबस को ध्यान में रखकर सभी यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थियों को फ़ायदा पहुँचे। विषय के अनुरूप हम हर सप्ताह जो है उस विषय से जुड़े हुए विद्वानों को अपने साथ लाते हैं। आज 2012 और 13 वर्ष का ये पहला व्याख्यान है और पहले व्याख्यान में हमने भाषा को केंद्र में रखा है। भाषा क्या है, भाषा का क्या अर्थ होता है, उसका क्या स्वरूप है, उसकी क्या प्रवृत्तियां हैं, उसका क्या योगदान है, महत्व है, ये सारी चीज़ें आज इस भाषा के व्याख्यान से आप तक पहुँचेंगी। पिछले साल की तरह मैं आशा करता हूं कि इस साल भी विद्यार्थी जो हैं इस व्याख्यान माला से काफ़ी लाभान्वित होंगे। भाषा की चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ जो विद्वागण उपस्थित हैं उनमें आप डॉक्टर सुनील कुमार, जो केंद्रीय हिंदी संस्थान के अहमदाबाद केंद्र के संयोजक हैं और भाषा विज्ञान पर आपका विशेष कार्य है, तो भाषा के लिए मैं डॉक्टर साहब आपका स्वागत करता हूँ स्टूडियो में। और दूसरे विद्वान आप देख रहे हैं डॉक्टर हृदयानंद पांडे जी, जो अहमदाबाद की एसवी आर्ट्स कॉलेज में हिंदी के विभाग में कार्य करते हैं और भाषा विज्ञान पर अपनी महारत रखते हैं। तो भाषा, उसका अर्थ, उसका स्वरूप और भाषा पर और विशेष जानकारी के लिए आप 2 विद्वानों का मैं पुनः यहाँ स्वागत करता हूँ। और मैं ये भी आशा रखता हूँ कि आज के इस व्याख्यान से हमारा इस संधान का और संधान के माध्यम से विद्यार्थियों का एक जो शिक्षा के क्षेत्र में जो ये संधान की गतिविधि है, इसका ज़रूर सारे लोग लाभ लेंगे, विद्यार्थी हमारे लाभान्वित होंगे।
इसी के साथ मैं पुनः वर्ष भर के लिए इस व्याख्यान माला के अंतर्गत होने वाले व्याख्यानों के लिए, विद्वानों के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं और जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग आते हैं और हमारे इस व्याख्यान माला को और अच्छा बनाते हैं और विद्यार्थियों को लाभान्वित करते हैं, शिक्षा में अपना योगदान देते हैं। तो विषय पर सीधे आके, समय हमारे पास कमी होती है तो मैं विशेष चर्चा जब भी बार बार आएंगे आगे तब करते रहेंगे, लेकिन आज जिस विषय को लेकर हम हैं आपके सामने उस विषय से सीधे जुड़ते हैं और विषय पर बात करने के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर पांडे जी से जो है निवेदन करता हूं कि पांडे जी आपने बात इस चीज़ से शुरू करें। पांडे जी। धन्यवाद पुजारी जी, ये आपका बड़प्पन है। हम लोग इस अगाध समुद्र में 2-4 बूंदें अगर ले लेते हैं और वो आपके पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसमें ही धन्यता अनुभव करते हैं। आपकी महानता है कि इतनी सारी बातें आप हम लोगों के बारे में इतने अच्छी राय रखते हैं। ठीक है, आज के सीधे विषय पर हम आते हैं। भाषा क्या है? आप जानते हैं कि हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं और अपने व्यवहारों को अनेक तरह से व्यक्त करते हैं। पढ़ा लिखा समुदाय है, सुशिक्षित समुदाय है, अशिक्षित समुदाय है। मानव वर्ग जो है वो अपने विचारों को, भावों को अपने दूसरे इष्ट मित्रों के पास, दूसरों के पास अनेक माध्यमों से प्रेषित करता है। उसमें कई बार ये महसूस होता है, जैसे मान लीजिए कि शादी प्रसंग का अवसर है तो कोई पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निमंत्रण पत्र भेजता है, कोई चावल या कुमकुम या दूसरे और माध्यमों से वहाँ संदेश भेजता है। भेजने वाले के भाव को जिसके यहाँ भी पहुँचा है वो लोग समझते हैं। हम किसी चीज़ को अपनी 5 इंद्रियों, चाहे वो श्रवणेंद्रिय हो, चाहे स्पर्शेंद्रिय हो, चाहे घ्राणेंद्रिय हो, हम हर माध्यम से 5 इंद्रियों के माध्यम से, चाहे वो देखकर, चाहे वो सुनकर, चाहे वो स्पर्श करके, चाहे स्वाद ले करके, सूंघ करके, कैसे भी उसे समझ लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं, व्यवहार में भी देखिए, एक ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन में आप देखते हैं कि हरी बत्ती है, लाल बत्ती है, दूसरी और सब चीज़ें हैं जिससे हम समझ लेते हैं। तो क्या भाषा को हम इतने विस्तार से, इतने बड़े स्तर पर उसको समझें? अगर ऐसी बात करेंगे और ऐसे समझने की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ये परिभाषा एक बहुत विस्तृत फलक को लेकर के चलेगी और जो बहुत उचित नहीं रहेगा। विद्वानों ने इस पर बहुत विचार विमर्श किया है। जब इसमें ये दोष आ जाएगा इयत्ता का और कोई चीज़ सीमित अर्थ देने लगती है, कोई बहुत बृहद अर्थ देने लगती है, तो दोनों पर विचार करना पड़ता है। प्राचीन काल से ही हमारे विद्वानों ने, चाहे वो संस्कृत के रहे हों, चाहे पाश्चात्य विद्वान रहे हों, चाहे आधुनिक भारतीय विद्वान रहे हों, सबने इस पर बहुत विस्तार से विचार किया है और उस विचार में जो उन्होंने जो कुछ भी हमारे सामने रखा है, वह आप उन परिभाषाओं को और उसे समझने के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे मित्र डॉक्टर सुनील कुमार जी इस पर प्रकाश डालें और बताएं कि आधुनिक अर्थ में, जो बृहत्तर अर्थ की बात रही, आधुनिक अर्थ में भाषा का क्या अर्थ है, सार संकलन क्या है, सार संचय क्या है, और उसको ज़रा खोल करके बताने की कृपा करेंगे। डॉक्टर सुनील जी।
धन्यवाद पांडे जी। आज का मुद्दा भाषा, अर्थ और स्वरूप, इसे हम बहुत ही तकनीकी अथवा पुस्तकीय ढंग से न लेकर के सहज रूप में छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जब भाषा की बात आती है तो प्रश्न ये है कि आखिर है क्या। हम जो भाषते हैं, जो उच्चारण करते हैं, जो हमारे मुख से निकलता है, और यदि वह किसी सार्थक रूप में किसी दूसरे तक पहुंचता है और जो हम कहना चाहते हैं यदि उस चीज़ को सामने वाला समझता है, तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से वो भाषा है। ऐसे ध्वनि संकेत, ऐसा वाच्य, ऐसा कथन जो निरर्थक हो सकता है, वह भाषा की श्रेणी में नहीं आता है। संस्कृत में कहा गया कि भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यक्ते इति भाषा। अर्थ है कि व्यक्त वाणी के रूप में जिस भाव की अभिव्यक्ति होती है वह भाषा है। मतलब हमने जो कहा और वह अभिव्यक्त हुआ, अभिव्यक्ति का मतलब हमने जो कहना चाहा वो कह दिया, और उसको यदि उस रूप में समझ लिया गया तब वह वाणी है, भाषा है। भाषा तब सार्थक है, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ, सामने एक फ्रेंच विद्वान जिसे हिंदी नहीं आती वह बैठा हो और मैं कहता रहूँ, यह भाषा है। लेकिन हम दो जो बैठे हैं उस संप्रेषण की पूर्णता हिंदी के माध्यम से उस फ्रेंच विद्वान के साथ पूरी नहीं होती है, अतः यह अपूर्ण अभिव्यक्ति है। और आपसे मैं बताऊं कि भाषा का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है। हम हिंदी में जिस स्वरूप की परिकल्पना करते हैं, विचार करते हैं, वैसा संस्कृत से भिन्न हो जाता है, अवेस्ता से भिन्न हो जाता है, अंग्रेजी से भिन्न हो जाता है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, आपकी गुजराती, इन सब में स्वरूपगत भिन्नता मिल जाएगी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भाषा वह है जिसके माध्यम से कोई समाज अपने अभिव्यक्तिक स्वरूप को पूर्ण कर लेता हो, अर्थात अपने विचारों का आदान प्रदान यदि वह कर लेता है किसी भाषा के माध्यम से, तो वह उस समाज की भाषा हो जाती है। अंग्रेजी में कहा, ए लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल बाय मीन्स ऑफ विच ए सोशल ग्रुप कोऑपरेट। मतलब ये कि भाषा सार्थक यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई भी समाज परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। वह भले हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, या जो भी है, और सबकी अपनी अपनी व्यवस्था होती है, सबका स्वरूपगत भेद होता है, लेकिन अर्थगत भेद नहीं होता है। अर्थगत भेद मतलब ये कि अगर अंग्रेजी में कोई संप्रेषण पूर्ण हो रहा है तो वहाँ जो अर्थ कहने वाला अभिव्यक्त करना चाहता है वो सुनने वाला उसे समझ रहा है, तो उस अर्थ की पूर्णता मतलब संप्रेषण की पूर्णता हुई। मैंने कहा, आपने सुना, और जो मैंने कहना चाहा वो आपने समझ लिया, तो यह अपने आप में एक भाषा बनी। और प्रत्येक समाज ने आदिकाल से अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप अपनी अपनी भाषा का निर्माण किया है। यह इसलिए एक नहीं है क्योंकि प्रत्येक समाज की भौगोलिक सीमाएं अलग हैं और आवश्यकताएं अलग हैं, उनका आचार और व्यवहार अलग है, अतः भाषागत स्वरूप भी उनकी आवश्यकताओं और भौगोलिक आधार के धरातल पर अलग हो जाता है। तो ये तो एक तरह से हमने माना कि भाषा जो है क्या है ना, भाषा वह है जिसके माध्यम से कोई भी समाज, चाहे हिंदी भाषी हो, गुजराती भाषी हो, अपनी
वैचारिक अभिव्यक्ति का आदान प्रदान कर लेता है। अब आता है उसका स्वरूप कैसा हो, मतलब लक्षण क्या है उसके। भाषा अपने आप में यादृच्छिक है, क्योंकि जैसा हमने चाहा है वैसा बनाया है। उसके लिपि संकेत हमारी व्यवस्था ने बनाए हैं, जैसे हिंदी में है गुजराती में नहीं है। का को जैसे गुजराती में बनाया जाता है वैसे हिंदी में नहीं बनाया जाता, और जिस प्रकार से अंग्रेजी में बनाया जाता है उस प्रकार से हिंदी में नहीं बनता। फ्रेंच, गाथिक, लैटिन सब में अलग अलग है। तो इस आधार पर यह यादृच्छिक हुई। सार्थक का मतलब है उसमें सार्थकता होनी चाहिए। सार्थक जो हमने कहा है उसका अर्थ हो, निरर्थक ना हो और संप्रेषणीयता को पूर्ण करने की क्षमता हो। यह है सभी भाषाओं में है, हिंदी में भी है, आपकी गुजराती में भी है। यह अपने आप में जो दूसरे हमारे अर्थगत संप्रेषण के माध्यम हैं उनसे भिन्न है। जैसे आने के लिए कोई अलग संकेत है, जाने के लिए कोई अलग संकेत है। ये जो सब चीज़ें हैं यह भाषागत सार्थकता का पक्ष हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिए भाषा जो है अपने आप में सार्थक होनी चाहिए। यादृच्छिक उसका जो है उसका एक गुण है, और परिवर्तनीयता मतलब भाषा, हिंदी भाषा या गुजराती भाषा, यहाँ गुजराती समाज है तो गुजराती में जैसे सौराष्ट्री है, कच्छी है ना, काठियावाड़ी है, जो अब से 50 साल पहले रूप रहा होगा वो निश्चित रूप से आज बदल चुका है। उसमें हिंदी के, अंग्रेजी के, मराठी के, या यहाँ से मिलता हुआ मध्य प्रदेश है और राजस्थान है, उन सब के गुणों को अपने आप में आत्मसात करता हुआ चलता है, और वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तीसरी